चैप्टर जो है ना 11, इसके आज हम पॉइंट पॉइंटर करेंगे तो वो हम देख लेते हैं, या फॉर योर इन्फॉर्मेशन जैसा है। अब इसमें से आप देखें कि चैप्टर 11 में, फिजिक्स के चैप्टर 11 के पेज नंबर 247, बुक का पेज आप देखेंगे, वहां पे ये साइड पे आपके पास है फॉर योर इंफॉर्मेशन। If you are in a frame of reference moving at constant velocity from which you can't see any other frame of reference, there is no way to know if you are moving or at rest. कहते हैं कि आप ना हमेशा, कि अगर आप अभी रेस्ट पे हैं या मोशन में हैं, तो इस बात का अंदाजा सिर्फ इसी से लगाया जा सकता है, रिलेटिवली। रिलेटिवली का क्या मतलब है? कि आप हमेशा क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, यानी आप किसी और फ्रेम को देख रहे हो, फिर उसके लिहाज से कहें कि भाई हम रेस्ट पे हैं या मोशन में हैं। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि अभी आपको दूसरी किसी फ्रेम का रेफरेंस नहीं हो तो आप अपने फ्रेम में अभी मोशन में है या रेस्ट में, क्योंकि आपको पता नहीं है कि दूसरा फ्रेम अभी किस उसमें है। दूसरे फ्रेम के अकॉर्डिंगली आप बता सकते हैं। ठीक है, इसके एक्सप्लेन भी किया हुआ उन्होंने, जैसे यहाँ पे देखें कि इसी चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन बीइंग एट रेस्ट एंड मूविंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये है कि अगर लेट्स सपोज आप इस बॉक्स के अंदर है, ये ट्रेन का जैसे ये बॉक्स है, इसके नीचे टायर लगे हुए हैं, ये मूव भी कर रहा है, लेकिन मूव करते हैं इसकी वेलोसिटी एक ही जितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड ही चल रही है। ठीक है, तो या फिर ये रेस्ट पे है जिस तरह, बिल्कुल मूव ही नहीं कर रहा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी आपके पास क्या है, 0 है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी विद इन इनर्शियल फ्रेम है, ये इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम का क्या मतलब है कि ये कोई एक्सेलरेटेड फ्रेम नहीं है, इसकी वेलोसिटी या तो 0 होगी या तो यूनिफॉर्म। ऑल द और ऑल लॉज फिजिक्स जो है वो एप्लीकेबल होंगे यहाँ पे। ऑल द फिजिक्स इनसाइड द फ्रेम विल बी द सेम। फिजिक्स जो है वो इसके साइड, या वेदर इट इज मूविंग रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, उन्हें सेम हो रही है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन बीइंग इनसाइड ए सील्ड, आप इस अंदर जो है सील्ड है, विंडो बॉक्स, विंडोलेस बॉक्स। अभी तो विंडो से नजर आ रहा है कि आपके पास अभी ऐसा बॉक्स है जहां पे कोई आपको नजर नहीं आता बाहर। इफ इट्स मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन, अब ये कांस्टेंट स्पीड के साथ भी मूव कर रहा है, डायरेक्शन भी सेम है, यू वुड एक्सपीरियंस नो डिफरेंस इन द लॉज ऑफ द फिजिक्स कंपेयर टू इट इफ इट वर एट रेस्ट। तो आपको कोई पता ही नहीं चलेगा कि रेस्ट में भी सेम वैसे ही लॉज थे। अब हालांकि अब ये आपके पास क्या है, मूव कर रही है, यही बॉक्स रेस्ट पे पड़ा था और मूव भी कर रहा है। ठीक है, तो आपको कोई फर्क महसूस ही नहीं होगा कि जैसे वहां पे आप अगर एप्पल फेंकते हो तो नीचे गिरेगा और इस तरह, क्योंकि अभी आपकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है और आपको कोई चेंजिंग महसूस नहीं हो रही। You would throw a ball straight up, आपने बॉल स्ट्रेट अप की, and it would come straight back down regardless of whether the box is moving or rest। आपने स्ट्रेट फेंकी, वो नीचे आई बिल्कुल। वैसे तो आपको पता है मूविंग पोजीशन में जब हमने किसी दूसरे की कंपैरिजन में करते थे, हमारे पास पैराबोला हुआ आता था, लेकिन अब अंदर ऑब्जर्व भी वो खुद ही कर रहा है और है भी अंदर वही, और उसे नहीं पता कि बाहर किसी वो क्या चीज है, सिचुएशन। गाड़ी इस तरह मूव कर रही है, उसे रेस्ट ही लग रहा है, ऊपर फेंकता है डायरेक्ट नीचे आती है। ठीक है, ये भी ऊपर फेंकता है डायरेक्ट नीचे आती है, तो लास्ट तो सेम हो गई। जबकि पहले हम देखते थे अगर कोई बंदा बाहर देख रहा है तो उसके लिहाज से इसकी बॉल सीधी नहीं आएगी, बल्कि वो क्या आती थी, पैराबोलिक आती थी। लेकिन क्योंकि अब ये अंदर ही इनसाइड ही है, तो उसे ऑब्जर्व यही होता है कि भाई इसने ऊपर फेंक के डायरेक्ट नीचे आई, कोई डिफरेंस महसूस नहीं हो रहा। इसलिए जो इनसाइड बॉक्स पर्सन है उसको कुछ डिफरेंस नहीं पता चलेगा कि भाई क्योंकि वो कोई और कंपैरिजन, क्योंकि वो सील्ड है, उसको बाहर कंपैरिजन के लिए कोई भी नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे आपके पास क्या है, relativity is the study of the way in which observer from moving frame of reference affect your perception of the world। और ये चलें ठीक है। और अच्छा आगे इसके बाद स्पीड वाली बात भी लिखी है। स्पीड ऑफ लाइट emitted by the flashlight is measured same by two observer, one moving in the car with the speed v and other standing on the road। अच्छा, रोड पे ना अब गाड़ी जैसे चल रही है, आपने देखा इसकी लाइट्स ऑन है आगे की गाड़ी की। ठीक है, तो जो आगे बंदा बैठा हुआ है उस वो भी इस गाड़ी भी आपसे आती हुई नजर आएगी तभी जब रात के टाइम उसकी लाइट ऑन होगी। ठीक है, तो वो जो ये फ्लैश लाइट है इसकी स्पीड मेजर करेगा, ये भी देख रहा होगा। ठीक है, सेम आपके पास ये ऑब्जर्वर भी है और सेम एक ऐसा ऑब्जर्वर भी है जो एक पैरेलल गाड़ी में भी है। जैसे ये गाड़ी है ना, यहाँ पे हो सकता है एक और गाड़ी हो, तो इस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ बंदा भी इसी फ्लैश लाइट को नोट करेगा। एक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और एक क्या कर रहा है, ये वाला जो है ये रेस्ट पे है। ठीक है, जो रोड पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर, और यहाँ पे दूसरा जो है वो क्या है, गाड़ी में। ठीक है, दोनों ऑब्जर्व करते हैं, और अभी हम देखते हैं कि वो दोनों क्या ऑब्जर्व करते हैं।
According to Einstein theory of the relativity, speed of light is constant for all observer. आइंस्टाइन ने हमें क्या बताया था उसकी रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग, जो हमारे पास जनरल थ्योरी जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने यही बात किया था कि आपके पास स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या रहनी है, कांस्टेंट फॉर ऑल ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर चाहे वो कोई मूव कर रहा हो चाहे वो खड़ा हो, उसको स्पीड ऑफ लाइट क्या महसूस होगी, एक जैसी, रिगार्डलेस ऑफ द मोशन ऑफ द लाइट सोर्स। लाइट सोर्स क्या है, ये गाड़ी है, और गाड़ी का फ्रंट जहाँ से लाइट निकल रही है वो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, ऑब्जर्वर को उसकी स्पीड क्या महसूस होगी, एक जैसी होगी। देयरफॉर बोथ द ऑब्जर्वर इन द कार एंड द रोड विल मेजर द स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम द फ्लैश लाइट टू बी सी। दोनों को एक जैसी महसूस होगी, वो सी के बराबर, और जो सी है वो किसके बराबर होता है, 3 × 10⁸ के। ठीक है। अच्छा, आगे देखें। The faster you are moving or close to a strong source of gravity, the slower the time goes for you. ठीक है, ये चीज भी हमने देखी हुई है कि आपके पास जितना फास्टर मूव करेंगे या क्लोजर टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ ग्रेविटी, टाइम स्लो गुजरेगा। ठीक है। अच्छा, फास्टर का कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था जब हमने क्लास में लेक्चर भी डिस्कस किया था और उसमें हमने ये चीज देखी थी कि आपके पास क्या होता है कि जो टाइम डायलेट करता है, टाइम एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। ठीक है। तो और फिर हमने कहा था कि स्पेसशिप में भी जब अगर कोई स्पेस शटल जाता है और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है कि स्पीड स्पीड ऑफ लाइट की इक्वलेंट होती है, तो फिर उसका टाइम क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, एजिंग प्रोसेस हो जाता है। तो ये उसी की बात कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम स्लोज डाउन फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग एट हाई स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से मूव करें और नियर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड या स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड के करीब, तो उनमें टाइम डायलेशन आ जाता है। जैसे एस्ट्रोनॉट ट्रैवलिंग नियर द स्पेस ऑफ लाइट वुड एज मोर स्लोली देन द समवन ऑन अर्थ। यानी अर्थ के ऊपर जो कोई बंदा है ना, उसका दिन तेजी से गुजर रहा है, लेकिन अगर कोई बंदा स्पेस में मूव कर रहा है या कोई भी और बहुत तेजी से मूव कर रहा है, इतना तेज से कि स्पीड ऑफ लाइट से, तो ऐसे केस में उसको क्या होगा, उसकी एज जो है वो रुक जाएगी। जाहिर सी बात है, उसका दिन एक देर से खत्म होगा। Example, astronauts abroad and ISS age slightly slower than people on Earth because they are moving fast। क्योंकि वो फास्ट मूव करते हैं तो इसलिए वो एज भी स्लो होते हैं, यानी उनकी एज तेजी से नहीं बढ़ती बल्कि स्लोली बढ़ती है। फॉर इंस्टेंस, नियर ब्लैक होल अ क्लॉक वुड टिक मच स्लोअर, क्योंकि ब्लैक होल के करीब क्लॉक क्या करेगी, अब ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं ब्लैक होल में, तो उसमें क्लॉक क्या क्या करेगी, बहुत स्लोली टिक करेगी, यानी अगला उस पे जाएगी एज कम्पेयर टू द Earth। This means an astronaut near a massive object would age less than someone in a weaker gravity। इसका मतलब है कि जो मैसिव ऑब्जेक्ट के करीब होंगे एस्ट्रोनॉट, यानी किसी स्पेस में या कहीं पे भी, और स्पीड उनकी ज्यादा होगी, तो क्या करेंगे वो, उनकी एज तेजी से नहीं बढ़ेगी, स्लोली बढ़ेगी। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या किया था, इफ यू आर ऑन स्पेसशिप मूविंग एक्सट्रीमली फास्ट टू द नियर ब्लैक होल अंडरस्टैंड देन यू कुड मिस 7 ईयर ऑन द अर्थ एंड एवरी आवर। अच्छा, ये भी देख लेते हैं आपके पास क्या कह रहे हैं। इफ यू आर ऑन सम स्पेसशिप, अगर आप किसी स्पेसशिप पे हैं, ठीक है, स्पेसशिप की उन्होंने साथ थोड़ी सी वो फिगर भी डालनी है। मूविंग एक्सट्रीमली फास्ट टू स्पेस नियर ए ब्लैक होल। ब्लैक होल ये है, अब हम ब्लैक होल के पास से आप गुजरे, और इन लाइक इन मूवी इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर एक मूवी है, आई डोंट नो आप लोगों ने देखी है नहीं। देन यू कुड मिस 7 ईयर ऑन द अर्थ इन एवरी आवर। तो इसका क्या होगा कि आप हर घंटे में 7 साल मिस करेंगे। अब ये कैसे देखें, यही वही बात जो भी आपको बताई। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी द टाइम रन स्लोअर इन स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फील्ड्स। जहाँ पे क्योंकि ब्लैक होल के करीब स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फील्ड होंगी, तो वहां पे आपका टाइम क्या करेगा, स्लो रन करेगा। इन इंटरस्टेलर नियर ए ब्लैक होल गार्गेंटुआ, एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन causes time to pass much slower compared to Earth। अब ब्लैक होल के करीब भी क्या हो रहा है, आपके पास टाइम बहुत स्लोली गुजर रहा है। सो इफ यू आर नियर द ब्लैक होल ऑन ए फास्ट मूविंग स्पेसशिप, 1 hour for you might equal to 7 years for someone far from black hole like on Earth। This happens because gravity wraps both space and time। क्योंकि आप जो है ना उसमें तेजी से गुजर रहे हैं, तो उसमें करेंगे द क्लोजर यू आर टू द ब्लैक होल द मोर एक्सटेंड द टाइम डिफरेंस बिकम। जितना आप ब्लैक होल के करीब होते जाएंगे, टाइम डिफरेंस इतना ही ज्यादा होता जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम चैप्टर 12 के भी देख लेते हैं कि कोई है क्वेश्चन। और चैप्टर 12 में आपके पास क्या है, अ पार्टिकल accelerator is a huge machine that accelerates charged particle such as electron, proton or ions to extremely high energies and speed approaching the speed of light।
अच्छा, पार्टिकल एक्सेलेरेटर आपके पास बचे क्या होते हैं, जिसमें से आप ना पार्टिकल्स, एक मशीन होती है, बहुत बड़े से एक्सेलेरेटर होते हैं, ठीक है, जिसमें से आप क्या करते हो, एक्सेलरेट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन वगैरह को हाई स्पीड पे क्या किया जाता है, और स्पीड उनकी चेंज भी की जाती है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि वही वो एक्सेलरेट करेंगे, ठीक है। तो पार्टिकल एक्सेलरेट करते हैं, और कौन कौन से पार्टिकल हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन, आइंस, हाई एनर्जी पे और स्पीड पे किया जाता है, कि इतनी स्पीड पे कोशिश की जाती है कि स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आया जाए। लीनियर एक्सेलेरेटर, साइक्लोट्रॉन्स एंड बीटाट्रॉन्स आर इंपॉर्टेंट पार्टिकल एक्सेलेरेटर। फिर उन्होंने एक दो एक्सेलेरेटर के नाम भी बता दिए। आगे उन्होंने ये बताया कि फॉर देयर वर्क ऑन दिस डिस्कवरी डीराक एंड एंडरसन रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1933, और एंडरसन को 1936 में मिला था। इन 1955 में सर्जर एंड चैम्बरलेन डिस्कवर्ड एंटी प्रोटॉन भी उन्होंने फाइंड कर लिया, ठीक है, यूजिंग की पार्टिकल एक्सेलेरेटर को यूज करके ही उसने एंटी प्रोटॉन फाइंड किया, और उसको भी नोबेल प्राइज मिला था 1959 में एंटी प्रोटॉन डिस्कवर करने पे। तो ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, इसलिए आपको ये आना चाहिए। एंटी मैटर होता है क्या एक्चुअली? एंटी मैटर इज मोर देन जस्ट ऑपोजिट चार्ज, सिर्फ उसमें चार्ज ऑपोजिट होता है, मैच सेम होता है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द रिवर्सल ऑफ ऑल द कंजर्व्ड क्वांटम नंबर्स, while charged particles like protons and electrons have antiparticles with opposite charge। उनमें सिर्फ क्या होगा, opposite charge होगा। Neutral particles like neutrons and neutrinos also have antiparticles, because other quantum particles such as baryon, lepton number, and magnetic moment are inverted। This antimatter is distinguished from ordinary matter by complete reversal of a fundamental quantum properties, not just charge। अच्छा, आपके पास ना ये चीज हमने क्लास में भी डिस्कस की थी कि एंटीमेटर है क्या, और इसमें बस इसमें उन्होंने ये जो आपको एंड पे बताया कि क्वांटम प्रॉपर्टीज जो है वो भी चेंज होती है, सिर्फ चार्ज नहीं चेंज होता इनमें, ठीक है। अच्छा, और पार्टिकल एक्सेलरेटर की हमने क्या बात की थी, ये एक्सेलरेटर की एक उन्होंने जो है ना वो पिक्चर भी डाली हुई है, तो आप इसको जरूर देखें कैसा होता है particle accelerator। A particle accelerator is a huge machine that accelerates charged particle such as electron। ये वही बात जो मैंने आपको बताई कि कैसे, और फिर उसका उन्होंने थोड़ा सिस्टम भी बनाया हुआ है कि कैसे चार्ज पार्टिकल यहाँ पे अंदर रखा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, बहुत बड़े बड़े मैग्नेट रखे हुए हैं, यहाँ टारगेट रखा हुआ है, और यहाँ चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है आपके पास। ये चैम्बर्स हैं डिफरेंट, और ये पार्टिकल्स का पाथ है, यानी बीच बीच में मूव करेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से उसकी स्पीड चेंज होगी और वो होगा। अच्छा, और ये जो अभी हमने बात की थी जिसकी कि एक डायराक की बात की थी, अब हम इनको देख भी लें कि ये आपके पास एंडरसन है और डायराक है। अभी हमने बात कर ली कि इनकी डिस्कवरी पे इनको जो है नोबेल प्राइजेस मिले थे। फिर चैप्टर 6 का भी देख लेते हैं कि क्या है आपके पास। चैप्टर 6 में एक आपके पास ब्रेन टेस्टर है, ये आप किताब को लेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। व्हाई डज द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन। यानी आपके पास इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस की कांस्टेंट क्यों रहती है आइसोथर्मल एक्सपेंशन में? पहले तो आइसोथर्मल से बताएं क्या होगा। आइसो मीन सेम, थर्मल मीन टेम्परेचर, यानी यहाँ पे सेम टेम्परेचर रह रहा होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा होगा। एक्सपेंशन एक्सपेंशन हो रही होगी, अगर एक्सपेंशन हो रही है तो फिर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसमें चेंजिंग नहीं आ रही टेम्परेचर में, तो एक्सपेंशन किस वजह से हो रही है? ऑब्वियसली वो हीट की वजह से हो रही होगी। The internal ideal gas remains constant during isothermal expansion because during temperature does not change। क्योंकि इसकी वजह से क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, अभी जो मैंने आपको बताया। an internal energy of an ideal gas depends upon temperature। हमने कहा कि इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, ठीक है, हमने क्या कहा कि इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टोटली किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और आइसोथर्मल जितने भी प्रोसेस होते हैं उसमें टेम्परेचर क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। It is an isothermal process, the temperature remains constant, so there is no change in internal energy। तो ऐसे प्रोसेस में हमारे पास कोई भी चेंज इंटरनल एनर्जी में नहीं होता, ठीक है। अच्छा, फिर मतलब आपसे अगर ये छोटा सा क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपने इसका ये आंसर बता देना है। आगे आपको दूसरी बात क्या कह रहे हैं, व्हाई डज ए डेक ऑफ कार्ड बिकम मोर डिसऑर्डर्ड व्हेन शफल्ड। डेक ऑफ कार्ड ना, अब यहाँ पे उन्हें फिगर भी डाली हुई है कि आपके पास कार्ड्स जो लोग खेलते हैं ना, उनको थोड़ा आइडिया होगा कि आप क्या कह रहे हैं। डेक ऑफ कार्ड शफल शफल बीच में से चेंज किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर चेंज किए जाए, जितने भी रैंडमनेस की जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, कार्ड को कार्ड को जब आप शफल करेंगे तो आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट इंक्रीजेज।
अच्छा हाँ, ऐसे ही है। एंट्रोपी इंक्रीजेस, एंट्रोपी इंक्रीज का मतलब है पॉसिबल अरेंजमेंट भी ज्यादा होंगी। एंट्रोपी है क्या? ईयर ऑफ डिसऑर्डर और रेंडमनेस, जितने भी आप इसको शफल करेंगे इसका मतलब रेंडमनेस ज्यादा आएगी, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी, मतलब एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। शफलिंग ए डेक मिक्सेस द कार्ड सो दैट एनी कार्ड कैन ऑक्यूपाई एनी पोजीशन। जब आप शफल करेंगे इसका मतलब है कार्ड कहीं पे भी हो सकता है, कोई सा भी कार्ड। दिस जनरेट ए वास्ट एरिया ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट रेंडमनेस आएगी। न्यूमेरियस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द शफल डेक इंडिकेट हाई एंट्रोपी, और उसकी वजह से हाई एंट्रोपी आएगी। तो इसीलिए जो है वो कार्ड क्या करते हैं, वो शफल करते हैं।